हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। ये हमारा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में लास्ट वीडियो होने वाला है। हम ऑलरेडी कुछ 13 14 15 कंपनीज कवर कर चुके हैं और लास्ट की 3 इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अब देखो, अभी तक हमें ओवरऑल पता चल गया कि यार पूरे सेक्टर में चल क्या रहा है, एवरेज ग्रोथ क्या है, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कहां पर अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है, कौन सा सेगमेंट पीछे चल रहा है। तो उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जिससे हमें इन सारी कंपनियों को पढ़ने में भी थोड़ी सी आसानी मिलेगी। अगर हम देखने जाएं, जो हमारा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस और एक है हमारा प्राइम हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस वो है जहां पर हमारा टिकट साइज बिटवीन 5 लाख टू 20 लाख के बीच का। वहां पर हमें ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहां पर कंपनियां 21-22% का एवरेज ग्रोथ लेके आ रही है। इंडस्ट्री लीडर तो हमारा 40% का ग्रोथ लेके आ रही है। वहीं दूसरी तरफ है हमारी प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो महंगा लोन करती है। वो शायद 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए के आसपास का उनका लोन वैल्यू होता है। तो वो कंपनी में ग्रोथ कम है और वहां पर कंपनियां भी कम है। वहां पर हमें एवरेज ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है 13, 14, 15% के आसपास का। और वहां पर इतनी ज्यादा भरमार नहीं है कंपनियों की। वहां पर कुछ 5-6 कंपनियां आपको देखने को मिलेगी कि भाई एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस कर रहा है, एक कैनफिन होम्स कर रहा है, एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कर रहा है, एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कर रहा है। इन 4 कंपनी हैं जो हमारे प्राइम हाउसिंग में आके लोन कर रहे हैं। उसमें भी सारी की सारी ऐसी नहीं है कि सिर्फ प्राइम हाउसिंग ही कर रही हो। जैसे आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है वो बहुत तगड़ा ग्रोथ लेके आ रहा है, प्राइम वाले सेगमेंट में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा। सेम केस विद आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। कैनफिन होम्स ने तो अपनी गाड़ी उल्टी चलाई। उसने पिछले 2-3 क्वार्टर पहले ये बोल दिया कि हमें जो अफोर्डेबल वाला स्पेस है वहां पर ग्रोथ नहीं दिख रहा, हमें प्राइम वाले स्पेस में ग्रोथ दिख रहा है। पूरी दुनिया प्राइम से उठ के अफोर्डेबल में आना चाह रही है। कैनफिन होम्स ने उल्टी गंगा बहाई। कैनफिन होम कह रहा है कि हम अफोर्डेबल से निकल के प्राइम में जाना चाह रहे हैं। तो उनकी बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आ जाता है हमारा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक पिक्चर परफेक्ट पीएसयू की तरह है, जो सिर्फ अपना मार्केट शेयर छोड़ने के लिए वहां पर बैठा है। उसका एवरेज ग्रोथ रेट डबल डिजिट में कभी आया ही नहीं और आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ करने की इच्छा ही नहीं है और उनका जो बिजनेस मॉडल है उनको उस रेट पे ग्रो करने का अलाउ भी नहीं कर सकता। उनका वही 5%, 6%, 7% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आता है, उससे ज्यादा ये लोग ग्रो कर नहीं पाते। तो सिंपल सी चीज है, अगर आज आप हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में कोई भी एनबीएफसी कंपनी ढूंढ रहे हो, तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो अफोर्डेबल वाली कंपनी है वो मच सुपीरियर क्वालिटी की कंपनी है। जो ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम प्राइम टू अफोर्डेबल, वो भी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, वो भी सही ट्रांजिटरी की तरफ जा रही है। बट जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम में बैठी है, उनका कुछ होने वाला है नहीं। उनकी हालत खराब ही रहने वाली है और वहां पर आपको शायद वैल्यूएशन एक्सपेंशन या ईपीएस ग्रोथ उस स्पेस पर आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, जितना हमें अफोर्डेबल वाले स्पेस में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए, इस बैकग्राउंड के साथ हम चालू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का क्या हाल है। अगर हम देखने जाए सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप, तो लगभग लगभग 29,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 13% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया, 25% के आसपास का डिस्बर्समेंट ग्रोथ आया। और अगर एयूएम साइज के बारे में बात करें तो 80,400 करोड़ रुपीस के आसपास का एयूएम का साइज पहुंच गया। अब देखो, इसको देखने के दो दो नजरिए हैं। जैसे हम पिछली वीडियोस में देखते हुए आए कि भाई हमें बेस से मतलब नहीं है। आपका बेस चाहे 1,000 हो चाहे 1 लाख हो, हमें ग्रोथ से मतलब है। बिल्कुल सही बात है, आज भी स्टिल होल्ड्स ट्रू। और हर बार हमेशा यही बात हमें काम में लेनी चाहिए। बट हमें थोड़ी सी अलग चीजें भी देखनी चाहिए कि भाई आपका पहले क्या ग्रोथ था, आपका आज क्या ग्रोथ है। देखो, आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। वो 1,15,000, 20,000 करोड़ के ऊपर बैठे हैं और वो वहां पर 25-26% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हैं। तो वो एक फिनोमिनल रेट ऑफ ग्रोथ पे वो कंपनी बढ़ रही है। बट पीएनबी पहले 6-7% के आसपास पे बढ़ा करता था, अब वो 6-7% का ग्रोथ 13% पे आ गया। तो 13% इज स्टिल बिलो द इंडस्ट्री एवरेज। वो हम मानना पड़ेगा हमें कि भाई आप इंडस्ट्री को तो बीट नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्री एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रहे, मार्केट लीडरशिप तो दूर की बात है। बट एटलीस्ट आपने अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से अच्छा किया। तो आपकी ट्रैजेक्टरी सही हो गई है। जो हम बात करते हैं हमेशा ट्रेंड की, तो आपका ट्रेंड सही आ गया है कि अब आप निचले ग्रोथ से ऊंचे वाली ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। आपका पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है। अब आप इसको कितना बढ़ा के आगे लेके जा सकते हो, वो डिटरमाइन करेगा कि आपका वैल्यूएशन एक्सपेंशन कितना होगा। क्या आप 1 टाइम 2 टाइम प्राइस टू बुक से 4 टाइम प्राइस टू बुक जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, आप शेयर होल्डर के लिए वैल्यू बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। वो ये चीज डिसाइड करेगी कि ये जो आप ट्रेंड है इसको कितना आगे तक लेके जा सकते हो। तो पहला स्टेप पीएनबी की तरफ से सही हुआ है कि आप 7% ग्रोथ से 13% ग्रोथ की तरफ आ गए। तो इसको हमें पॉजिटिवली लेना है। उसके ऊपर अगर हम देखें 25% के आसपास का डिस्बर्समेंट का भी ग्रोथ आ रहा है, वो भी एक और अच्छी चीज है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये पहले हमेशा से ये लोग एक प्राइम हाउसिंग
कंपनी रहे कि भाई हम महंगा लोन करेंगे, हम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए का लोन करेंगे। बट जब से इनको दिखाई कि यार ये अफोर्डेबल वाली कंपनियां हमारे से 3 गुना 4 गुना ज्यादा रेट पे ग्रो कर रही हैं, इनका भी फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। ये भी अब अफोर्डेबल होम लोन करने की तरफ आ गए। अभी भी इनका मेजोरिटी ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम प्राइम हाउसिंग, बट एटलीस्ट फोकस शिफ्ट होना तो शुरू हुआ है। आप कभी भी 80,000 करोड़ के मार्केट कैप में ये तो कर नहीं सकते कि भाई मैंने बटन दबाया और आज से सारे के सारे प्राइम लोन्स जो है वो कन्वर्ट हो गए हमारे अफोर्डेबल लोन्स में। आप ऐसा तो कर नहीं सकते, वो ट्रांजिशन करने में टाइम लगेगा। बट एटलीस्ट आपने वो ट्रांजिशन करना तो शुरू किया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आप गए, आप एक सही राह पे तो निकले। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बन जाती है। अगर हम अभी भी सेगमेंटेशन देखें तो 75% ऑफ द लोन्स आर प्राइम लोन्स, जो 12% की रेट पे ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे 20% के आसपास लोन जो मीडियम टेरिटरी में आते हैं कि भाई ना वो पूरा के पूरे प्राइम है, ना वो पूरे के पूरे अफोर्डेबल है, मतलब टिकट साइज ऑफ 20 to 40 लाख रुपीस के बीच के लोन्स जो हैं, वहां पर हमें कुछ 20-21% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर आते हैं हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट के लोन, जो आज के दिन ओवरऑल लोन बुक में कुछ 7-8% के आसपास के कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं। बट हमें पता चल रहा है उसका रेट ऑफ ग्रोथ इज फिनोमिनल, 183% के आसपास का वहां पर ग्रोथ आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटा बेस है, छोटे बेस के ऊपर ज्यादा ग्रोथ आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें वो 183% को एक बहुत बड़े नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए, बट ये समझना चाहिए कि बेस छोटा है इसलिए ग्रोथ ज्यादा आ रहा है। बट आपके उस ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ की वजह से कंपनी का एवरेज ग्रोथ भी ऊपर चला गया, ये चीज समझने की जरूरत है। कि भाई अगर आप देखें आज 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का आपका एयूएम है, 80,400 करोड़ रुपीस का आपका एयूएम है, 7% का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका अफोर्डेबल वाला सेगमेंट लेके आता है। तो लगभग लगभग आप मान लो करीबन 6-6.5 हजार करोड़ रुपए का आपका अफोर्डेबल वाला बुक है। तो 6,500 करोड़ की बुक को 183% पे ग्रो करना, ये एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पाती। अगर आज आप देखो होम फर्स्ट फाइनेंस का 10,000 करोड़ रुपए का लोन बुक है, 32% का ग्रोथ है। हमारा इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस 9,000, 8,500, 9,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है, वो लगभग लगभग 37-38% के आसपास का ग्रोथ लेके आता है। तो वो भी कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर से लोन बुक साइज पे बैठी हैं, 30-40% का ग्रोथ लेके आती है, इंडस्ट्री लीडरशिप पे पहुंच जाती है। बट आपका बेस इतना बड़ा हो गया और उसमें से आपका प्राइम वाला सेगमेंट इतना छोटा है, सॉरी अफोर्डेबल वाला सेगमेंट इतना छोटा है कि आपका वो 183% का ग्रोथ भी कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन लेके नहीं आ पा रहा। बट एटलीस्ट आप अब जा सही रहे हो, आपका डायरेक्शन चाहिए कि आप अब ज्यादा प्राइम लोन से हटके अफोर्डेबल वाले लोन करने जा रहे हो और वहां पर आपको अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो इस मामले में तो पीएनबी ने काम ठीक किया, ये चीज हमें अभी तक समझ में आई। चलिए जी, उसके बाद अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, एकदम बढ़िया एसेट क्वालिटी। और इनकी ग्रोथ आने का कारण भी इनकी एसेट क्वालिटी है कि पहले आपकी एसेट क्वालिटी खराब हुआ करती थी, अब आपने अपनी एसेट क्वालिटी को सुधार लिया, तो अब आप ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हो। देखो, एक एनबीएफसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी एसेट क्वालिटी। अगर उसकी एसेट क्वालिटी बिगड़ गई तो आपके पास कितना भी कैश हो, कितना भी आप क्यूआईपी करके पैसा लेके बैठे हो, आप डिस्बर्समेंट नहीं कर सकते। तो फॉर यू टू ग्रो योर एयूएम एट अ मच फास्टर पेस देन द प्रीवियस years, you need to first focus on your asset quality। अगर आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करेगी, आपकी एसेट क्वालिटी बढ़िया लेवल्स पे रहेगी, तभी जाके आप ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाओगे। और इनके साथ भी यही चीज हुई है कि अब ये ग्रोथ के ऊपर इसीलिए फोकस कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी हो गई है। इनका ग्रॉस एनपीए एट 1.1% के आसपास पे, और इनका जो नेट एनपीए है वो तो 0.7% के आसपास पे ही है। और उसके बाद अगर हम देखें इनका लोन बुक सेगमेंटेशन, तो 72% ऑफ द लोन्स आर प्योर एंड प्योर हाउसिंग लोन्स विद 28% नॉन हाउसिंग लोन्स। तो 28% में आपने किसी एमएसएमई को लोन दे दिया, आपने किसी छोटे दुकानदार को लोन दे दिया, आपने और किसी तरीके का लोन दे दिया, सपोज टॉप अप लोन दे दिया, तो वो उस तरीके के लोन आ गए। तो वहां पर भी कोई हमें सेगमेंटेशन में भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं रही कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ज्यादा रिस्की लोन कर रहे हो या आपके कोई कोलैटरल बैक लोन नहीं है, 100% कोलैटरल बैक लोन्स है, वहां पर भी कोई हमें बहुत मेजर इशू देखने को मिल नहीं रहा है। चलिए, ये चीज भी हो गई। उसके बाद इस कंपनी की एक और चीज अच्छी है, ये कंपनी का ब्रांच एक्सपेंशन रेट बहुत बढ़िया है। अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है, 2 या 3 कंपनी ऐसी है जिनका ब्रांच एक्सपेंशन रेट ठीक ठाक हो। कि देखो, दो चीजें होती हैं, आपको अगर इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा रेट पे ग्रो करना है तो आपको लगभग लगभग इंडस्ट्री एवरेज का जितना ग्रोथ है उतना तो ब्रांच एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा। तो सपोज इंडस्ट्री एवरेज इज एट 20%, तो आप 20% तो नई ब्रांचेस ही खोल दो। उसके ऊपर आपके जो पुरानी ब्रांचेस हैं उसमें भी तो कुछ एयूएम में ग्रोथ आएगा, उसमें भी तो आप ज्यादा लोन डिसबर्स करोगे। तो वो नंबर अगर आप बहुत अच्छा कंपनी हो तो 9-10% के आसपास रहता है।
अगर आप एक ठीक ठाक कंपनी हो तो 5-6% के आसपास रहता है। सो इफ यू ग्रो योर ब्रांचेस बाय 20% विद एन एडिशनल ग्रोथ रेट ऑफ 5 to 6%, देन यू कम एट अ नंबर ऑफ 25-26% के आसपास पे। तो ये कंपनी वो चीज करता हुआ देखने को मिल रहा है जो एक बहुत रेयर सिनारियो है, और स्पेशली इतने बड़े बेस के ऊपर ये चीज कर रहा, तो एक बहुत ही फिनोमिनल जॉब है कि आज आपके पास लगभग लगभग 300 ब्रांचेस हैं। पिछले साल 300 ब्रांचेस थी, आज आपकी 356 ब्रांचेस हो गई। तो यहाँ पर आप लगभग लगभग 20-22% के आसपास से ये ग्रोथ लेके आ गए। तो 20% का रेट ऑफ ग्रोथ इन ब्रांचेस विद अ 5-6% growth in same branch AUM gives you average growth of 25-26%. So ये आपकी एक लिमिट सेट करता है कि भाई आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप 25-26% के आसपास का ग्रोथ कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है इस कंपनी के लिए। उसके बाद अगर हम थोड़ा कस्टमर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 60% अगर कस्टमर आर सैलरीड, 40% आते हैं हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में से। चलिए जी, ये चीज हो गई। अब हम फाइनली नंबर्स के बारे में बात करें तो देयर नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 16%, with operating profit increase of 14%, and इनके क्रेडिट कॉस्ट 72% के आसपास से गिर गया। जैसे हमने पहले बात करी थी कि भाई इनकी एसेट क्वालिटी बहुत तेजी से इंप्रूव हुई है और बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गई है। तो ये अपनी प्रोविजनिंग में से पैसा निकाल रहे हैं, इनका क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव चला गया। इसकी वजह से हमें एडेड बूस्ट इन पैट देखने को मिलता है, और इनका पैट का ग्रोथ वॉज 25% ओवर अ YoY लेवल। तो देखो, इसके भी दो नजरिए हैं इसको समझने के। देखो, एक तो आप बहुत लंबे टाइम तक इस पैट ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर सकते अगर आपका नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ नहीं बन रहा। तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था कितना था, 16% का। तो एंड ऑफ द डे आपने इस क्वार्टर ग्रोथ कर लिया पैट में एक्स्ट्रा, क्योंकि आपकी क्रेडिट कॉस्ट हट गई। आप हो सकता है अगले क्वार्टर भी कर लोगे, उससे अगले क्वार्टर भी कर लोगे, तो मैक्स टू मैक्स 2 क्वार्टर आप ये चीज कर सकते हो। थर्ड क्वार्टर में आपका पैट का ग्रोथ वुड बी इक्विवेलेंट टू योर इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका प्रोविजनिंग हर बार ही नेगेटिव होता जाएगा, कि आपकी यहां से एसेट क्वालिटी जो आज ग्रॉस एनपीए नंबर 1 पे है वो 0 चला जाएगा, 0 से नेगेटिव हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा आके कोई पैसा दे देगा। ऐसा तो होने नहीं वाला। हमेशा कुछ ना कुछ ग्रॉस एनपीए तो रहेगा ही रहेगा, नेट एनपीए तो रहेगा ही रहेगा। एक पॉइंट पे आके वो स्टेबलाइज ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। तो आपको आज तो पैट में थोड़ा एडिशनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप अपने इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ को ऊपर नहीं लेके जाओगे तो आपका पैट का ग्रोथ नीचे आ जाएगा। आपका पैट का ग्रोथ बराबर हो जाएगा आपकी इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ से। और अगर आपको अपनी इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ लेके आना है तो आपको अपने एयूएम में ग्रोथ लेके आना पड़ेगा। और वो चीज ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि भाई एयूएम में ग्रोथ आएगा हमारा अफोर्डेबल लोन करके, और हम अपने अफोर्डेबल वाले लोन के सेगमेंट को बहुत तेजी से दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ ऊपर जा रहा है। तो डायरेक्शन सही है, बट कितनी तेजी से एग्जीक्यूट कर पाते हैं और कितना बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं वो डिटरमाइन करेगा कि ये कंपनी का वैल्यूएशन कहां जाएगा, इसको वैल्यूएशन एक्सपेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं तो ये सिर्फ वही ईपीएस ग्रोथ वाला कंपनी बन के रह जाएगा कि भाई 12-15% के आसपास के ईपीएस ग्रोथ आ रहा है और उतना ही हमारा स्टॉक प्राइस का मोमेंटम रह रहा है। यहाँ पर हमें वो वैल्यूएशन एक्सपेंशन का गेन्स नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए जी, एक कंपनी के बारे में बात हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। दूसरी कंपनी का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 33,000 करोड़ रुपीस के आसपास, 34,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। इनके एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 7% के आसपास का इनका एयूएम ग्रोथ है। और इनके साइज के बारे में बात करें तो देश का सबसे बड़ा एयूएम साइज है इनके पास, 3,07,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका एयूएम है। अब देखो, एंड ऑफ द डे बात वही आती है कि हमें ग्रोथ से मतलब है। आप 3 लाख करोड़ रुपए के ऊपर 10% का ग्रोथ करोगे तो 30,000 करोड़ रुपीस का आप लोन बुक ऐड कर रहे हो। तो 30,000 करोड़ रुपीस का लोन बुक तो मतलब आप बैठे बैठे 2 होम फर्स्ट अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हो। तो वो एक फिनोमिनल जॉब है। बट एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर का पैसा तभी बनेगा जब आपका परसेंटेज रिटर्न ज्यादा आएगा, आपका एयूएम ग्रोथ ज्यादा आएगा। शेयर होल्डर को कभी भी मतलब नहीं होता कि आप किस बेस के ऊपर ग्रोथ ला रहे हो। शेयर होल्डर को हमेशा इस चीज से मतलब होता है कि आप ग्रोथ कितना ला रहे हो। तो अगर आज आपका 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, शेयर होल्डर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और इस कंपनी के साथ यही प्रॉब्लम है कि ये लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, इनका सिर्फ 7% के आसपास का ग्रोथ आता है। और ये इस वजह से नहीं है कि हिंदुस्तान में आप इतने बड़े बेस के ऊपर ग्रोथ नहीं लेके आ सकते। प्रॉब्लम यह है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है ना वो चलता ही इस तरीके से है कि अगर आप होम फर्स्ट के बारे में देखो तो होम फर्स्ट में आप ब्रांच में जाते हो, आपका लोन प्रोसेस होता है, आपका होम फर्स्ट का एयूएम बढ़ता है। इनका यह है कि LIC के खुद के एजेंट्स हैं, एजेंट जाके लोन कराएगा,
एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इतना स्मूथलाइन स्ट्रक्चर आपका है नहीं कि आप बहुत तगड़े रेट पे ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 3 लाख करोड़ के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं बची, अपॉर्चुनिटी इंडिया में भरमार है। मतलब आज के दिन एलआईसी अगर खुद चाहे तो खुद 20-22% के आसपास का ग्रोथ कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट आपने इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रखा है, आप एक पीएससी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इसलिए आपके वर्किंग बहुत ज्यादा स्लो है, आप उसको ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से आप उन्हीं पुराने ढर्रों पे चल रहे हो, और एंड ऑफ द डे आप अपना मार्केट शेयर नए इनोवेशन करने वाले प्लेयर्स से लूज कर रहे हो। आप धीरे धीरे सारा का सारा मार्केट उनके हाथों में थमा दोगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यही यहाँ की, मतलब यही इस कंपनी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। चलिए पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट में इनका फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आ गया, 25% का ग्रोथ आ गया, और उसका भी रीजन यही था कि भाई इनकी एसेट क्वालिटी सुधर गई। एसेट क्वालिटी सुधरने की वजह से इनकी क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ी सी कमी आ गई, क्रेडिट कॉस्ट में कमी आने की वजह से आपका पार्ट बढ़ गया। बट इनका पार्ट बढ़ने से कोई खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो केस हम बात कर रहे थे पीएनबी में, वही यहाँ पर भी अप्लाई करता है कि भाई क्रेडिट कॉस्ट घटा के आप कितना पार्ट में ग्रोथ ले आओगे। आप 1 क्वार्टर ले आओगे, 2 क्वार्टर ले आओगे, 3 क्वार्टर ले आओगे, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा तो नहीं ला सकते। उसके बाद क्या होगा कि जितना आपका इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ आ रहा है उतना ही आपका पैट का ग्रोथ आ जाएगा। तो पैट का ग्रोथ इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार 25% का ग्रोथ आ गया तो हमें खुशी नहीं बना लेनी है कि भाई एलआईसी 25% पे ग्रो कर रहा है, एलआईसी इज नॉट ग्रोइंग एट 25%, ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगर हम इनके थोड़े से, ठीक है वैसे तो क्या ही बात करेंगे, चलो तो फिर भी एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। अगर इनके बात करें, जैसे हम अभी अभी आरबीआई ने रेट कट किया कि भाई आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया, तो हम बोलते हैं कि यार ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा। उसके ऊपर भी हम कहानी करेंगे कि भाई वो कैसे होता है, कैसे चलता है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट अगर हम बेसिक परसेप्शन ये लेके चलें कि रेट कट से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को फायदा होगा, कि भाई उनके मार्जिन बढ़ जाएंगे, उनकी कमाई बढ़ जाएगी, तो ऐसा ट्रू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के केस में तो बिल्कुल ही नहीं है। इनका 99% ऑफ देयर लोन्स आर फ्लोटिंग, मतलब अगर एलआईसी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग ड्रॉप्स बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, इनका यील्ड भी 50 बेसिस पॉइंट से गिर जाता है। तो देखो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, आप कभी भी किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पढ़ोगे तो 3 मेन कॉन्सेप्ट आएंगे आपके पास। एक आएगा स्प्रेड, एक आएगा कॉस्ट ऑफ बोरिंग, एक आएगा यील्ड। इन तीनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो परसेंटेज है या वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आपको पैसा मिलता है। कि भाई एलआईसी कोई अपने घर में तो बैठ के नोट छाप नहीं रहा कि भाई 500 के 100 नोट छाप दो, 5 लाख रुपए हो गए, 5 लाख रुपए का हमें डिसबर्समेंट करना है। तो उसको भी कहीं ना कहीं से तो पैसा उठाना पड़ेगा ना, वो एनएचबी से पैसा उठाएगा, वो किसी दूसरे बैंक से पैसा उठाएगा, वो आरबीआई से पैसा, कहीं से भी पैसा उठाएगा, कहीं ना कहीं से वो पैसा लेके आएगा। तो जहां से वो पैसा लेके आ रहा है वो उसको फ्री में तो नहीं देगा, उसके ऊपर भी उसको कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सपोज एलआईसी एनएचबी से पैसा उठा के लाया और एनएचबी ने कहा कि तुम मेरे को 3% का इंटरेस्ट रेट दो, तो जो एलआईसी है उसके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज 3%। अब एलआईसी सामने लोन कर रहा है कि मैं एलआईसी का कस्टमर बनने गया, मैंने कहा कि यार मेरे को एक हाउसिंग लोन करना है, तो एलआईसी ने कहा कि मैं आपको 7% के आसपास पे लोन कर दूंगा। तो 7% है एलआईसी के लिए यील्ड, तो 3% उसके कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, 7% उसका यील्ड है, बीच का डिफरेंस है 4% का, वो उसकी कमाई है। अब उस कमाई में से उसको अपने एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है, अपने ब्रांच का खर्चा निकालना है, नई ब्रांचेस बढ़ानी है, और कोई भी जो भी खर्चे हैं उस 4% में से निकलेंगे। वो खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। बेसिक सिंपल कैलकुलेशन, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब आइडियली जब हम रेट कट के बारे में बात करते हैं तो रेट कट के दो नजरिए होते हैं, दो तरीके से रेट कट में फायदा होता है। एक फायदा तो ये होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कि जो पहले 3% की उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग थी, अब आरबीआई ने रेट कट कर दिया, 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट कर दिया, मतलब अब उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ड्रॉप्स डाउन 2.5%। तो क्या हुआ, अब वो 2.5% रह गया। अगर एलआईसी का यील्ड कांस्टेंट रह जाता है कि मेरा जो लोन का रेट है, वो इंटरेस्ट रेट है, वो 7% पे कांस्टेंट रह जाता है, तो एलआईसी पहले 4% कमा रहा था, अब 4.5% कमाएगा। बट एलआईसी की केस में ये चीज ट्रू नहीं है, क्योंकि इनके 99% का लोन आर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर एलआईसी का आधा परसेंट का फायदा हो रहा है तो एलआईसी को वो आधा परसेंट मेरे को भी पास ऑन करना पड़ेगा। एलआईसी का जो कमाई है वो कांस्टेंट रह जाएगी 4% के आसपास पे। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो एलआईसी को सिर्फ एक तरीके से फायदा हो सकता है कि लोग बाग अब ज्यादा लोन लेने आ जाए। अगर आप लोग बाग ज्यादा लोन लेने आएंगे तो एलआईसी को अपना एजीएम बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये आप एक तरीके से फायदा बोल सकते हो, बट इनकी कमाई में, इनके निम्स में, इनके स्प्रेड में कोई इंक्रीज नहीं आने वाला।
ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जी। अच्छा, और एलआईसी के अगर हम बारे में थोड़ी सी और बात करें, तो एक एलआईसी प्योर एंड प्योर प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल शेयर है इनका, इनके एयूएम में अफोर्डेबल वाले का। तो मतलब इनका एवरेज टिकट साइज ही 30 लाख 32 लाख रुपीस के आसपास है। तो पहली आप एक ऐसे सेगमेंट में हो जहां पर एवरेज ग्रोथ रेट ही नीचे है, उसमें भी आप इंडस्ट्री एवरेज के आधे रेट पे ही ग्रो कर पाते हो, तो यहाँ पर तो बहुत दयनीय स्थिति है। इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ना आपका आरओए नंबर्स अच्छे हैं, ना आपके आरओई नंबर्स अच्छे हैं। अच्छे इन टर्म्स ऑफ क्या आप देखोगे 16% का आरओई है, तो 16% के आरओई को मत देखो, आप इसमें ट्रेंड देखो। क्या वो 16% का आरओई 20 से आया है या 12 से आया है? अगर 12 से 16 हुआ है तो अच्छा है, 20 से 16 हुआ है तो प्रॉब्लमेटिक है। और क्या वो 16 पे अटक गया है, उससे ऊपर वो जा नहीं पा रहा है, उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। देखो, जो एलआईसी का आरओ है ना, वो लगभग लगभग 2% के आसपास का है, आरओई है 16% का। कंपनी 8 टाइम्स लेवरेज्ड है। एलआईसी आप कह सकते हो एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, तो रूम फॉर लेवरेज इज स्लाइटली मोर देन द प्राइवेट आपकी एनबीएफसी कंपनीज। बट फिर भी एक एनबीएफसी कंपनी के लिए 8 टाइम्स लेवरेज इज द मैक्सिमम लिमिट। आप 8 टाइम्स से ऊपर जा नहीं सकते। तो आपका जो आरओई है वो 16% पे कैप हो गया। आप 16 का 17 नहीं कर सकते, 17 का 18 नहीं कर सकते। अब आपको 16 का 17, 17 का 18 करने के लिए अपने आरओए में बूस्ट लाना पड़ेगा। और आरओए में बूस्ट कैसे आएगा? जब आपके नेट प्रॉफिट में बूस्ट आएगा। नेट प्रॉफिट में बूस्ट कैसे आएगा? जब आपके निम्स बढ़ेंगे। निम्स आपके बढ़ ही नहीं सकते। आपकी सारी की सारी कहानी वही है कि आप अपने निम्स को बढ़ा नहीं पाओगे, एयूएम ग्रोथ आपका आ नहीं रहा, आपका आरओई बढ़ नहीं सकता। तो आप एक ऐसी कंपनी बन के बैठे हुए हो जिससे अपना मार्केट शेयर कुर्बान करने के लिए बाजार में बैठी है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम एलआईसी की कहानी बंद करते हैं। अच्छा चलो, एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं, इनके वैल्यूएशन के ऊपर बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हमें दिखता है ये बिलो प्राइस टू बुक बिक रहा है, 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक बिक रहा है। तो क्या एक सस्ता स्टॉक है? क्या इसमें हमारा पैसा बन सकता है? सीधी सिंपल बात करते हैं। देखो, आपका पैसा तब बनेगा जब ये 0.9 टाइम प्राइस टू बुक से 1.8 टाइम प्राइस टू बुक जाएगा, जब यहां पर हमें वैल्यूएशन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन एक्सपेंशन के दो मेन चीज होती हैं, आपका एयूएम में ग्रोथ आए और आपका पैट में ग्रोथ आए। यहां पर सिर्फ एक चीज हो रही है और वो भी सस्टेनेबल नहीं है। पैट में ग्रोथ आ रहा है बट सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूवमेंट की वजह से आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम के इंप्रूवमेंट की वजह से नहीं आ रहा। तो जो दो आपके मेन लीवर हैं वैल्यूएशन एक्सपेंशन के, वो दोनों के दोनों ही नहीं चल रहे, तो आपको वैल्यूएशन एक्सपेंशन तो देखने को मिल नहीं सकता। तो फिर आपका आरओई जो आपका प्राइस टू बुक है, वो प्राइस टू बुक विल गेट स्टक एट 0.9 टाइम्स। वो 0.9 टाइम्स का 1 हो जाएगा, 1 का 1.2 हो जाएगा, 1.8 होने का सवाल ही नहीं बनता जब तक आपका एयूएम ग्रोथ नहीं आता। तो अगर मैसिव स्केल पे या बहुत तेजी से इस कंपनी के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में एक्सपेंशन नहीं आएगा, तो आपका पैसा कैसे बनेगा? लॉजिकली स्पीकिंग आपका पैसा सिर्फ दो ही तरीके से बनता है, एक ईपीएस ग्रोथ आ जाए या आपका प्राइस टू बुक मल्टीपल बढ़ जाए। ईपीएस ग्रोथ आ नहीं रहा है क्योंकि हम क्रेडिट कॉस्ट के जरिए उसको पैट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो आपका ईपीएस ग्रोथ भी 6-7% के आसपास का है, 8% का है, मैक्स टू मैक्स 10% पकड़ लो। प्राइस टू बुक मल्टीपल ईपीएस ग्रोथ के ऊपर चलता है, ईपीएस ग्रोथ आ नहीं रहा है, इसलिए प्राइस टू बुक मल्टीपल चल नहीं रहा। तो आप ऐसी कंपनियों से इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रोथ अज्यूम करना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो एज अ शेयर होल्डर हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये कंपनी शायद 5-7%, 10% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। और फिर हमें इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, क्या ये 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक महंगा या सस्ता है। चलिए जी, ये चीज हो गई। अच्छा, ये चीज हम पीएनबी के केस में नहीं बात करी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीएनबी में एक अच्छी चीज है कि भाई इनका आरओए और आरओई दोनों इंप्रूव कर रहा है। आज के दिन इनका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का आरओए हो गया, और जो इनका आरओई है वो 13% के आसपास है। तो इनके पास रूम फॉर लेवरेज भी है, ये अपना लेवरेज भी बढ़ा सकते हैं कि आज ये 4.2 टाइम्स, 4.5 टाइम्स लेवरेज है, जो ये 7 टाइम्स तक लेके जा सकते हैं। तो इनका आरओई यहां से बढ़ के 18-19% तक जा सकता है। तो रूम फॉर ग्रोथ यहां पर भी हमें देखने को मिलता है। और अगर हम थोड़ी सी वैल्यूएशन के ऊपर बात करें, तो ये लगभग लगभग 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि बाकी कंपनी जो बिक रही है, कि सपोज होम फर्स्ट हो गया या इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस हो गया, वो किस प्राइस टू बुक पे मिल रही है और उनका ग्रोथ रेट कितना है। कि भाई आज होम फर्स्ट अगर 3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, तो वो 31-32% का ग्रोथ दिखा रहा है। आज 3 टाइम प्राइस टू बुक पे इंडिया शेल्टर बिक रहा है, तो वो 36-37% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो अब क्या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 13% का ग्रोथ दिखा के 2 टाइम्स प्राइस टू बुक सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता? ये सिंपल क्वेश्चन है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि यार ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगी है या सस्ती है, या कहां से इसका एक्सपेंशन हो सकता है।
ये चीज क्लियर है कि अगर ये कंपनी आज 13% से बढ़ के 20% का ग्रोथ दिखाने लग जाएगी तो इसका ये जो 2 टाइम प्राइस बुक का वैल्यूएशन है ये बढ़ के 2.5 टाइम 3 टाइम प्राइस बुक पर आसानी से पहुंच सकता है। बट वो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम 13 to 20 इज अ बिग टास्क एंड वो हमें देखना है क्या वो मैनेजमेंट फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारी तीसरी कंपनी की तरफ। तीसरी कंपनी का नाम है हमारे पास स्टार हाउसिंग फाइनेंस। देश का शायद सबसे छोटा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिस्टेड स्पेस में, कुछ 326 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, इस कंपनी में बात करने से पहले दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो, जब आप एक छोटा कंपनी होते हो ना और आपके पास कोई बड़ा पेरेंट नहीं होता, तो एक बार अजम्पशन करते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक छोटा सा कंपनी, बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास बजाज फाइनेंस का एक पेरेंटल लेगेसी है। तो आपके लिए जब एक बड़े पेरेंट का नाम एसोसिएटेड होता है ना आपके साथ, तो आपको फंड उठाने में बहुत सहूलियत मिलती है, आपको आसानी से फंड मिल जाते हैं, आपको कभी भी फंड के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। बट स्टार हाउसिंग फाइनेंस के केस में इनके पास वो लेवरेज नहीं है, तो इस वजह से इनको फंडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर हम इनका एयूएम ग्रोथ देखने जाएं तो 22% के आसपास का इनका एयूएम ग्रोथ था, और डिसबर्समेंट में तो डी ग्रोथ आ गया फुल ईयर बेसिस पे। डिसबर्समेंट करीबन इनका 35-36% के आसपास से गिर गया। और ये हुआ क्यों? क्योंकि इनको फंडिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ चल रही है। तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, सिस्टम से पैसा बाहर निकल रहा है। अगर गवर्नमेंट सिस्टम से पैसा बाहर निकाल लेगी तो जो छोटी कंपनियां है, जो थोड़ी सी रिस्की कंपनियां है, जिसमें कोई बड़ा ब्रांड नेम अटैच नहीं है, उनके पास कोई 15-20 साल की लेगेसी नहीं है, उनके लिए फंडिंग एक्वायर करना, उनके लिए पैसा लेना डिफिकल्ट बन जाता है। तो रिस्क फैक्टर जैसे ही बढ़ता है, तो जो रिस्की जगह होती है, जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, आज के दिन आप नहीं देख रहे कि बहुत ज्यादा फंडिंग वाले स्टार्टअप्स आ रहे हैं कि भाई आज से 3 साल पहले जब कोविड था, तब कोविड में आपको दिखता था कि यार इस प्राइवेट इक्विटी ने इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, इसको 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई, इसको 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई। तो वो फंडिंग वाला फेज अब चला गया। तो वो उस टाइम क्यों हो रहा था? क्योंकि उस टाइम इंटरेस्ट रेट नीचे वाले रेट पे थे, लोग बस रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे, कॉस्ट ऑफ मनी उतना ज्यादा नहीं था। वहीं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो अब आपको नहीं सुनने को मिलता कि यार यूनिकॉर्न बन गया, इसको इतने इतने करोड़ का फंडिंग मिल गया। तो सेम केस यहां पर भी अप्लाई कर रहा है। आप स्टार हाउसिंग फाइनेंस के पास कोई 25-30 साल की लेगेसी नहीं है, स्टार हाउसिंग फाइनेंस के पास कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं है, इसकी वजह से स्टार हाउसिंग फाइनेंस को पैसा उठाने में प्रॉब्लम्स आने लगी। तो जब आपका फंडामेंटल बिजनेस ही ये है कि आप एक तरफ से पैसा उठा रहे हो, दूसरी तरफ पैसा लेंड कर रहे हो, और आपके पैसा उठाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका डिस्बर्समेंट का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इज बाउंड टू गो डाउन, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। और सेम चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर इन्होंने 22% का एयूएम ग्रोथ तो किया, जो एक डिसअपॉइंटिंग नंबर है, क्योंकि आप इनका एयूएम साइज देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। लगभग लगभग 520 करोड़ रुपए के आसपास का इनका एयूएम है। बट इन अ सिचुएशन वेयर द मार्केट फोर्सेस आर अगेंस्ट यू, अगर आप 22% के आसपास का भी ग्रोथ कर रहे हो, तो आप उसको अच्छा ही मानना चाहिए कि भाई एटलीस्ट इतनी छोटी कंपनी ने अपने आप को संभाला, अपने आप को बचा के रखा, प्रोटेक्टेड रखा ऐसे एनवायरमेंट में, और अब इसने ग्रोथ उसके बाद भी इंडस्ट्री के एवरेज के बराबर ग्रोथ कर दिया। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है, जैसे हमने बात करी कि भाई इंटरेस्ट रेट कट हुआ, इंटरेस्ट रेट कट की वजह से एलआईसी को 1% का भी फायदा नहीं होगा, बट स्टार हाउसिंग फाइनेंस को बहुत फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? पहले तो इनके जो लोन है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे है। तो जैसे हमने एलआईसी में बात करी थी कि 4% की आप कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, 10% का आपने लोन दे रखा है, तो आपकी 6% का बीच में स्प्रेड बनता है। तो एलआईसी का वो जो 10% था वो वेरिएबल था कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कट जाते थे तो वो 10% 9% पे आ जाता, 8% पे आ जाता था। बट स्टार हाउसिंग फाइनेंस के केस में वो 10% इज कांस्टेंट। तो अगर स्टार हाउसिंग फाइनेंस का 4% का कॉस्ट ऑफ बोरिंग ड्रॉप्स टू 3%, तो वो पहले 6% कमाता था, अब 7% कमाने लगेगा। उसकी कमाई बढ़ जाएगी, उसके निम्स बढ़ जाएंगे। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस को एक तरफ से तो ये फायदा हुआ कि आपकी एग्जिस्टिंग लोन्स के ऊपर ही कमाई बढ़ गई। सेकंड फायदा आपको क्या होगा कि अब आपको बैंक से लोन मिलना आसान हो जाएगा। जो हम बात कर रहे थे ना कि यार इनको पैसा ही नहीं मिल रहा था डिसबर्स करने के लिए, वो वाली चीज वापस इनके लिए आसानी की तरफ बढ़ जाएगी कि अब बैंक से इनको पैसा देने लगेंगे, इनको एनबीएफसी पैसा देने लगेंगी। क्यों देने लगेंगी? क्योंकि वापस इंटरेस्ट रेट कट हो गया है, सिस्टम में लिक्विडिटी वापस आ गई है। तो ये इनके लिए और भी ज्यादा अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेक्टेशन थी साइज के हिसाब से लोन बुक की ग्रोथ की, एयूएम की ग्रोथ की, वो वापस आने लगेगी कि भाई आप
चाहोगे कि अगर आपका 500 करोड़ रुपए का एयूएम है तो आप 60% 70% के आसपास का ग्रोथ करो, तो अब आप शायद देख सकते हो कि स्टार हाउसिंग फाइनेंस वापस कोई 60-70% के ग्रोथ के आसपास, नंबर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। उसके अलावा थोड़ी सी और बात करें इस कंपनी के बारे में, तो इनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर्स थोड़े से खराब हुए, मतलब इनका एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई, बट वो भी कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अगर आप इनका ग्रॉस एनपी देखोगे 1.8% के आसपास इनका ग्रॉस एनपी है और 1.4% के आसपास का इनका नेट एनपी है। अब इसके बढ़ने का कारण दो है। एक तो इनकी एक लेगेसी बुक है, अब लेगेसी बुक को ये पूरा वाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये अगले 2 से 3 क्वार्टर में लेगेसी बुक खत्म हो जाएगी। एंड 60% ऑफ देयर एसेट क्वालिटी, जो खराब एसेट क्वालिटी है, 60% ऑफ देयर नेट एनपीएस एंड ग्रॉस एनपीए इज कमिंग फ्रॉम देयर लेगेसी बुक्स। तो जो नया लोन कर रहे हैं, जो नया अफोर्डेबल वाला लोन कर रहे हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने पूरे पुराने पाप कर दिए थे, वहां पर वो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो वो चीज तो बहुत सारी कंपनियों के साथ होती है, और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है कि आप पहले कुछ पुराना गलत कर चुके हो, उसकी भुगतान आपको करना पड़ता है, और आगे के अगर आपके लोन ठीक हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो इनकी एयूएम ग्रोथ को आगे चल के हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। एसेट क्वालिटी के टर्म्स में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही है। अच्छा, एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा इंक्रीज देखने का या एलिवेटेड दिखने का एक और रीजन है, क्योंकि इन्होंने पहला अपना डीए सक्सेसफुली इशू किया। डीए क्या है आपका? जब आप किसी भी एक बैंक को अपने कुछ लोन्स बेच देते हो, तो सपोज आपकी 100 करोड़ रुपए की लोन बुक है, उसमें से आपने एचडीएफसी बैंक को अपनी 20 करोड़ रुपए की लोन बुक बेच दी, तो उसके लिए सारा का सारा काम तो आप ही करोगे। तो आपकी एयूएम में से वो 20 करोड़ निकला, वो एचडीएफसी बैंक के एयूएम में जाके घुस गया, बट सर्विस आज भी आप ही कर रहे हो कि उस आदमी से जिसको आपने वो लोन दिया था, उसी ईएमआई कलेक्ट करने का काम भी आप कर रहे हो, और उस ईएमआई को ट्रांसफर कर रहे हो आप एचडीएफसी बैंक के पास, और उसके बदले आपको एक छोटी सी फीस देखने को मिल रही है। बट हुआ क्या, हमारा ग्रॉस एनपी कैसे कैलकुलेट होता है? ग्रॉस एनपी का कैलकुलेशन इज जो आपके लोन्स नहीं आए डिवाइडेड बाय आपके टोटल लोन्स। तो टोटल लोन वाला फिगर छोटा हो गया, क्योंकि आपने वो लोन तो उठा के बेच दिया एचडीएफसी बैंक को। तो जैसे आपका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, वो जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो थोड़ा सा एलिवेटेड देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली इनका इतना खराब नंबर है भी नहीं, जबकि 1.8% इज वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी अगर हम बात करें किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के, क्योंकि इनके लोन्स 100% सिक्योर्ड होता है। इनके कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना घर की पेपर गिरवी रखे आपको लोन मिल जाए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसेट क्वालिटी टर्म्स में भी यहाँ पर कोई हमें प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं रही है। और एक बहुत ही छोटा सा कंपनी है, कुछ 5-6 स्टेट्स में तो इनका टोटल प्रेजेंस है, विद मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। उसके बाद आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में इनका प्रेजेंस है। अब अगर थोड़ी सी और बात करें, इनकी डीपीटी बकेट्स वगैरह में भी कोई इशू नहीं है, डीपीटी बकेट्स भी इनकी ठीक चल रही है, तो एसेट क्वालिटी टर्म्स में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी प्रॉब्लम थी इनकी एएलएम पोजीशन। एएलएम पोजीशन अब ये जो इन्होंने डीए किया है इसकी वजह से सुधर गई है। अब नेक्स्ट 3 to 5 years के लिए इनको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इनके पास इनफ फंड्स हैं, इनफ कैपिटल है कि आगे आने वाले समय में भी डिसबर्समेंट कर सकें और अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर भी चीजें सुधरती हुई हमें देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पर हम उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले समय में इनका रेट ऑफ ग्रोथ वापस ऊंचा हो जाएगा, और हिस्टोरिकली जो ये 60-70% के आसपास का ग्रोथ कर रहे थे, ये उस वाले लेवल पर वापस पहुंच जाएंगे। तो चलिए, ये इनके बारे में बात होगी। देख लेते हैं इसमें और कुछ बता सकते हैं क्या। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर लिया। फाइनली एक बार नंबर्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें इनके इंटरेस्ट इनकम के बारे में, इनका इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 48% ओवर अ YoY लेवल, और इनके निम्स वर एट 7.7%। और अगर हम बात करें इनके पार्ट के बारे में, तो पार्ट में हमें 25% के आसपास का ग्रोथ आता हुआ देखने को मिला। लेवरेज के बारे में बात करें तो 2.8 टाइम्स लेवरेज के आसपास है, तो इनके लिए भी स्कोप ऑफ लेवरेज बहुत ज्यादा है। इनका तो अभी लेवरेज डबल हो सकता है। तो जो आज इनका 9 का आरओई है, दिस 9 का आरओई कैन गो अप टू 18 19 20 का आरओई। तो रूम फॉर ग्रोथ इज बहुत ज्यादा, बट आप इंप्लीमेंट कितना कर पाते हो, आप उसको बिल्डअप कितना कर पाते हो उसके ऊपर, तो सारी की सारी कहानी वही रहती है। तो वो तो हम ट्रैक करते रहेंगे। तो चलिए, मोटा मोटी यही था, हमने पूरे का पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर खत्म किया, कुछ 15-16 कंपनीज हमने कवर कर ली। आज के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।